ये सीरीज की शुरुआत में डेकुलेन के लिए बहुत ही बुरी रात था, क्योंकि उस रात उसे जो मारने के लिए आया था वो उसका एक करीबी था। वो कभी नहीं सोचा था एक दिन किसी लड़की के हाथों उसका मौत होगा। बट डेकुलेन के लिए वो लड़की का गुस्सा कम नहीं होता। उसका पहले से इंटेंशन था डेकुलेन को आज जान से मार देना। बट डेकुलेन मरते समय में भी वो लड़की को देखकर मर रहा था और सोच रहा था, अभी भी तुम बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। और ये रात के साथ डेकुलेन का लास्ट वार्ड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर उसके डेथ के बाद वहां पर नोटिफिकेशन आता है, एंगेजमेंट ब्रेकिंग। और ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए डेकुलेन का डेथ बहुत जरूरी था। और ये था एक गेम जो कि यूजिन खेल रहा था, लेकिन ये गेम में एक ग्लिच था जिसको ठीक करने के लिए यूजिन को अपना ऑफिस में ओवर टाइम करना पड़ता है। यूजिन का पूरा नाम था किम यूजिन, जो कि एक गेम का डेवलपर है। उसके काम को फिनिश करने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो पाता है। ये एक ऐसा कंपनी है जो कि हर बार एक हिट गेम रिलीज कर पाता है। वो जो भी गेम को रिलीज करता है वो एक सुपर हिट होता है। ये कंपनी का नाम है रिव कंपनी। और यूजिन जो गेम को भी फिक्स कर रहा था वो एक न्यू गेम था जो कि आगे रिलीज होने वाला है, और ये गेम एक सुपर हिट होगा। ये एक ऐसा यूनिक गेम है जो कि प्लेयर के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेयर जिस तरह से डिसीजन लेगा उसको उसी तरह से गेम का प्लॉट आता रहेगा। ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि हर एक कैरेक्टर के पीछे सभी का पर्सनल स्टोरी है। इसलिए ये यूनिक गेम के ऊपर ये वर्ल्ड में सबका नजर हमारी तरफ है। यहाँ पर प्लेयर कोई भी अपने प्रोफेशन को चूज कर सकता है, नाइट, मेग, एडवेंचर, डेविल, डेविल हंटर, नोबेल, इवन किंग को भी। वो प्लेयर कुछ भी बन सकता है वो जो चाहता है, क्योंकि एक गेम को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। अगर एक बार ये गेम सभी के नजरों में रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है तो फिर पूरा कंपनी पैसे के ऊपर स्विमिंग करेगा। लेकिन उसके साथ ही रिस्क भी है। अगर गेम फेल होता है तो फिर कंपनी को एक बहुत ही बड़ा लॉस सहना पड़ेगा। इसलिए मुझे दोबारा से कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन को चेक करना चाहिए। वो जिनका इतना ओवर टाइम करने का वजह सिर्फ एक ही कैरेक्टर था, और वो कैरेक्टर था डेकुलेन, जिसके अंदर एक ग्लिच आ चुका था और उसका जॉब था सीनियर प्रोफेसर का। इसका पूरा नाम डेकुलिन वॉन ग्राहन यूक्लाइन, जो कि ये गेम का मिड लेवल बॉस विलियन है। लेकिन इसका मरने का समय में एक बॉग आ चुका था जिसके वजह से इसका मरना इम्पॉसिबल हो चुका था। लेकिन फाइनली यूजिन इसको सक्सेसफुली ठीक कर चुका है, और डेकुलिन का डेथ उसके खुद के फियोंसी के हाथों होता है। और इसके वजह से गेम में बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ चुका था। बट तभी यूजिन को कोई पीछे से बुलाता है, और पीछे मुड़ के देखने पर वहां पर एक लड़की आ चुकी थी जो कि कहती है, तुम्हारा टेस्ट कैसा चल रहा है। फिर वो लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि है यूहा। ये डिपार्टमेंट लीडर था जिसके अंडर में यूजिन काम करता है, और इसके साथ साथ यूजिन का एक्स गर्लफ्रेंड भी था। 7 सालों तक वो साथ में रहे एंड हर एक मोमेंट पर वो एंजॉय भी किए। लेकिन यूहा हर समय काम करती रहती है, लेकिन यूजिन को ऐसे ही पड़े रहना बहुत ही अच्छा लगता था। वो कभी काम के ऊपर ध्यान भी नहीं देता। इसी वजह से यूहा आसानी से डिपार्टमेंट का हेड बन गया, और मैं जहां पर था वहीं पर रुक गया। और आखिरी में इवेंचुअली हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और युवा कहती है, मैंने सुना है तुम्हें बहुत ही काम करना पड़ता है एक ग्लिच की वजह से, और अभी तक ये दोनों को ब्रेकअप होते हुए 6 महीना गुजर चुका है। और ये कंपनी में ऐसे भी कहा जाता है अभी युवा के साइड में कोई दूसरा आ चुका है। फिर उजिन उसे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम जिस पर्सन के साथ हो वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर युवा उसे बोलती है, अफवाह तुम्हारी तरफ भी आ चुका है, लगता है इसको और छुपा नहीं सकती। लेकिन उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर उजिन को बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ यही कहता है, मैं ये विश करता हूँ तुम दोनों के बीच में ऐसे ही अच्छा चलता रहा शादी होने तक। फिर युवा उजिन को बोलता है, तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम काम के ऊपर ध्यान दो। बाय द वे, गेम के राइटर ने कहा था गेम में चेंज चाहिए डेकुलिन कैरेक्टर के ऊपर। और उजिन डेकुलिन को देखते हुए बोलता है, ये कैरेक्टर क्या ये रियली में एक मिड लेवल बॉस है? कोई भी प्लेयर आके उसे आसानी से मार सकता है अगर वो लकी रहा तो। ये डेकुलिन का कैरेक्टरिस्टिक है, जितना स्टोरी आगे बढ़ता रहेगा उसके साथ डेकुलिन उतना ही स्ट्रांग होते रहेगा। लेकिन ये सब कुछ प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके डिसीजन के ऊपर। उनका जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से ये गेम का डिफिकल्टी रहेगा। और युवा कहती है, बट तुम्हें पता है ये डेकुलिन कैरेक्टर तुम्हारे पर बेस करके बनाया गया है, लेकिन उसके बारे में उजिन को बिल्कुल पता नहीं था। फिर युवा कहती है, क्या तुमने सच में नोटिस ही नहीं किया, तुम दोनों ही एक समान लगते हो। और उजिन कहती है, मैं सिर्फ एक ही बार राइटर को मिला हूँ, और एक ही बार में वो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पता लगा सकते हैं। और युवा कहती है, इसलिए मैं जब भी ये गेम को खेलता हूँ सबसे पहले मैं डेकुलिन को मारता हूँ, ताकि वो ज्यादा मेरे लिए मुसीबत ना बन सके, क्योंकि तुम दोनों का पर्सनैलिटीज बहुत ही सिमिलर है। डेकुलिन का जब डेथ हुआ था वो भी उसके
फियोंसे को गाली देते हुए मारा था। फिर तभी उजिन का नजर बिल्डिंग से नीचे जाता है और युवा को कहता है, ये नीचे तुम्हारा लड़का नहीं है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो कि गाड़ी के साइड में खड़ा हुआ है। फिर युवा कहती है, लगता है कि मुझे बहुत ही लेट हो चुका है। और उजिन उसे बोलता है, तुम यहाँ पर खड़ी मत रहो, नीचे जाके उसके साथ मुलाकात करो, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और युवा उसे बाय बाय करके वहां से निकल जाती है और कहती है, हाँ मुझे अभी जाना पड़ेगा। और उजिन भी गुड बाय कह के वहीं पे ही बैठ जाता है और लास्ट बार के लिए डेकुलेन के कैरेक्टर को चेक करता है और यही सोच रहा था, क्या राइटर सच में सीरियस है? ये कैरेक्टर मेरे ऊपर बेस करके बनाया गया है। ये कैरेक्टर के पास टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक है, बट उसे एक जीनियस भी माना जाता है। जब वो छोटा था तब उसका बहुत ही तारीफ हुआ करता था और मैजिक का जीनियस माना जाता था, लेकिन इन रियलिटी वो मैजिक में बहुत ही एवरेज था। बट उसके मैजिक के साथ जब तुम उसका प्राइड, एरोगेंस और बाकी सब चीज को मिला देते हो तो फिर तुम उसे एक हाई रैंकिंग नोबेल मान सकते हो। और ये कैरेक्टर का सभी पर्सनैलिटी बहुत ही खराब था। ये दुनिया में जितने भी खराब पर्सनैलिटी है ये कैरेक्टर के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और उसके पर्सनैलिटी को देखने के बाद कोई भी उसे ह्यूमन जैसा मान भी नहीं सकता। फिर ओजिन के मन में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि कुछ एडिशनल एबिलिटी को उसके अंदर ऐड किया जाए, क्योंकि उसे पता चल चुका था ये कैरेक्टर उसके ऊपर बेस करके बनाया गया है, इसलिए उसे कुछ ना कुछ तो अच्छा बनाना ही था। और उसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ओजिन अंडरस्टैंडिंग ऐड करता है जिससे वो सोच समझ पाए और सही से डिसीजन ले पाए। लेकिन वहीं पे ही नहीं रुकता, बल्कि उसके साथ साथ वेल्थ मैग्नेट, जिसके उसके पास कभी पैसों का कमी ना हो, शार्प आईसाइट, आयरन बॉडी और भी बहुत कुछ ऐड कर देता है। और इतने सारे ऐड करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही कर चुका है, इसलिए फिर से उसे रिस्टोर करने की कोशिश करता है। बट तभी उसके कंप्यूटर में मैसेज आता है जिसको कि राइटर ने भेजा था और उजिन राइटर को मैसेज करता है, क्या कुछ आपके पास है जो कि चेंज करवाना चाहते हो तो फिर प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं अभी चेंज कर दूंगा। लेकिन राइटर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए आया था। और उजिन को उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर राइटर कहता है, तुम जरा खिड़की के बाहर देखो। और उजिन भी फुल कंफ्यूजन के साथ विंडो के बाहर देखता है और सोचता है ऐसा क्या है खिड़की के बाहर। और देखने पर उसे पता चलता है आसमान में एक होल हो चुका है जहां से लाइटनिंग हो रहा था, जिसको देख के उजिन बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। उसके जिंदगी में ये पहली बार था कि वो ऐसा कुछ देख रहा है। लेकिन देखते ही वहां पर एक बड़ा सा लाइटनिंग आके ओजिन के ऊपर गिरता है, जिसके बाद ओजिन को एक इल्यूजन आता है, जिस इल्यूजन में वो फंसे ही जा रहा था, वो और भी गहराई में जा रहा था और वो अपने आप को कुछ अलग ही जगह में पाता है जहां पर वो किसी के आगे झुका हुआ था। और सामने से कोई कहता है, ये हमेशा याद रखना बच्चे, तुम्हें हर वक्त चौकन्ने रहना पड़ेगा, क्योंकि डेकुलिन कोई इजी कैरेक्टर नहीं है, वो तुम आसानी से क्लियर नहीं कर सकते। उसके पास ऐसा एबिलिटी है कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहेगा। तुम ऐसा समझ सकते हो वो सिंपली अपना भाग्य खुद लिखता है। आफ्टर ऑल वो एक विलियन जो है। फिर तभी कोई कह रहा था, तुम अभी तक उठे नहीं हो डेकुलिन, जल्दी से उठो। और डेकुलिन का तभी आंखें खुलता है, जिसके सामने एक लड़की था जो कि उसके ऊपर चिल्लाई जा रहा था। बट डेकुलिन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट एक्चुअली में डेकुलिन अभी उजिन था जो कि गेम के अंदर अचानक से आ चुका था और उसे यहाँ पर आते हुए कुछ दिन बीत चुका है। लेकिन फिर भी ये उसके लिए एक ड्रीम की जैसा लग रहा था। और लड़की उसे कहती है, तुम अभी भी पहले जैसे थे वैसे ही हो, मैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम इतना ही प्रोफेसर बनना ही चाहते हो तो फिर यहाँ पर उठ के जाके काम करो, नहीं तो उस काम से भी तुम हाथ धो बैठोगे। फिर डेकुलिन सोचता है, एक हफ्ते पहले सडनली एक बिजली आके मेरे ऊपर लगा, जिसके बाद मेरा जब होश आया मैं एक अनजान जगह पर था, एक अनजान बॉडी के साथ। और ये जगह था एक गेम जो कि मैंने ही डेवलप किया है। उसके साथ जो और भी हैरान कर देने वाला था, मैं जिस बॉडी में था वो एक ऐसा कैरेक्टर है वो कभी भी अपने डेथ को एस्केप नहीं कर सकता। ये गेम का सबसे खराब कैरेक्टर द विलियन डेकुलिन। डेकुलिन एक ऐसा मिड लेवल बॉस था जो कि सभी प्लेयर इसके साथ कभी ना कभी मिलेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता प्लेयर क्या चूज करते हैं, उनके लाइफ में कभी ना कभी डेकुलिन आएगा ही आएगा। वो काउंटलेस कैरेक्टर का एनिमी है, इससे वो सिर्फ एक जाना पहचान विलियन बन जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो जिनको ये पता भी नहीं था वो गेम के कौन से प्लॉट पर अपीयर हुआ है। उसे सिर्फ एक ही चीज पता था, उसके पास टोटल कितना माना है, लेकिन उसे कैसे यूज किया जाए वो भी उससे पता नहीं था। इसी वजह से वो किसी के साथ फाइट भी नहीं कर सकता है अभी, क्योंकि जब गेम का डेवलपमेंट हो रहा था डेकुलिन सिर्फ एक ही टेस्ट में पास हुआ और सभी टेस्ट में मारा गया। और उसके साइड में जो डॉक्यूमेंट था इम्पेरल यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट, और डेकुलिन वहां पर एक सीनियर प्रोफेसर है, वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैजिक एंड फंडामेंटल माइंडसेट रिगार्डिंग माना ये पढ़ाता है। और जो लड़की अभी भी उसके ऊपर चिल्ला रहा था वो उसका हाफ सिस्टर है।
कहने पर मैं ये फैमिली का हेड हूँ, लेकिन रियलिटी में उसके फैमिली को उसका हाफ सिस्टर चलाता है। लेकिन डेकुलिन और उसके सिस्टर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। फिर डेकुलिन को याद आता है आज यूनिवर्सिटी में उसका लेक्चर डे है, इसलिए उसे अभी जाना पड़ेगा तुरंत यूनिवर्सिटी को। हालांकि यूजिन ने कभी भी अपनी लाइफ में लेक्चर का काम नहीं किया है, लेकिन उसके पास एक ऐसा स्किल था जिससे वो आसानी से ये काम को कर सकता है। अभी के लिए उसका मिशन था यूनिवर्सिटी लेक्चर, और उसके मिशन को हेल्प करने के लिए उसका अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत ही काम आएगा। लेकिन ये एबिलिटी को यूज करने के समय डेकुलिन का बहुत ही माना कंज्यूम हो जाएगा। ओजी ने गेम के वर्ल्ड में आने से पहले डेकुलिन के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया था वो अभी भी उसके पास ही है, और वो कभी नहीं सोचा था उसके वजह से उसे बहुत ही आगे जाके हेल्प हो जाएगा। ओजिन के लिए उसका रूम, उसका बाथरूम और उसके कपड़े सब कुछ बहुत ही अनजान था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ये काम उसका रोज का हो, और वो परफेक्टली डेकुलिन की लाइफ को अडॉप्ट कर चुका था। अगर ओरिजिनली ओजिन ऐसा कपड़े पहनेगा तो फिर उसे अपने ऊपर ही हंसी आ जाएगी, लेकिन जबकि वो अभी डेकुलिन है, उसे इस कपड़ों में बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि सभी लोग उसे ये कहने की ट्राई कर रहे हैं कि ये बॉडी तुम्हारा है, ओजिन का। और ओजिन डेकुलिन का पर्सनालिटी के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता, इसलिए अभी उसे डेकुलिन की तरह रहना ही पड़ेगा। और अभी वो उसका फर्स्ट लेक्चर यूनिवर्सिटी में देने के लिए जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि ये सब कुछ उसके लिए रोज का हो। और किम ओजिन एक हेल्दी इंसान था जो कि थोड़ा हाइट में बड़ा और एवरेजली हैंडसम था, और उसे जो सबसे पसंद है उसका लास्ट वर्ड उसे बहुत ही हर्ट करता था, जहां पर युहा ने ब्रेकअप करते समय उसे कही थी तुम एक बोरिंग एंड आलसी इंसान हो। और अभी डेकुलिन बनने के बाद भी वो अपने आप को भूल नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। अगर वो खुद को ही भूल जाएगा तो फिर ये दुनिया में उसके लिए कुछ रियलिटी नहीं बचेगा, और अपने गाड़ी में जाके बैठ जाता है। लेकिन एक्सपेंसिव कार को देखने के बाद उसे वो लड़के के बारे में याद आ जाता है जो कि युहा का अभी का बॉयफ्रेंड है, और ये बात उसे बहुत ही परेशान कर रहा था। और जब साइड में देखता है उसके साइड में कोई बैठा हुआ था, एक बच्चा, और वो बच्चा कहता है प्रोफेसर गुड मॉर्निंग, और आज का लेक्चर ये रहा। ये डेकुलिन का सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट होगा, और उस पेपर में वो आज लेक्चर में क्या क्या बोलेगा सब कुछ लिखा हुआ था, जिसको सिर्फ डेकुलिन याद करके वहां पर लेक्चर दे सकता है। यहाँ पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक प्राइडफुल और टैलेंटलेस डेकुलिन अपने लेक्चर को खुद ही प्रिपेयर करेगा। वो हमेशा दूसरे से ही काम करवाता है, और ये पेपर को रीड करने के बाद वो उस बच्चे का तारीफ करता है और कहता है गुड वर्क। और उसके मुंह से इतना छोटा सा टाइप सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जो ड्राइविंग कर रहा था वो भी बहुत ही शौक में था, क्योंकि डेकुलिन के मुंह से कभी तुम तारीफ सुन नहीं सकते। और ये बात डेकुलिन को भी हजम नहीं हो रहा था। उसे पता था कि वो डेकुलिन नहीं है, लेकिन ये बॉडी के अंदर रहने के बाद जब वो किसी का तारीफ करता है तो फिर उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, जो कि डेकुलिन के नेचर के खिलाफ है। और कुछ टाइम बाद डेकुलिन इम्पीरियल यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा था। और वो लेक्चर जो हॉल में देने वाला है वो था रोटेओ हॉल। फिर दूसरे सीन में रोटेओ लेक्चर हॉल को दिखाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट आ चुके थे और बात कर रहे थे मैं फाइनली सीनियर प्रोफेसर डेकुलिन लेक्चर को अटेंड कर सकता हूँ, जो कि एक जीनियस माने जाते हैं अपने जनरेशन का। मैंने ये भी सुना है वो छोटे से ही बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन बन चुके थे। तब डेकुलिन क्लास के अंदर एंट्री करते हुए कहता है अटेंशन, मेरा नाम डेकुलिन ओकलाइन है, और मैं ये लेक्चर को एक सीनियर प्रोफेसर ऑफ मैजिक टावर की तरह अटेंड करने वाला हूँ। तो फिर हमारी क्लास शुरू करते हैं। और डेकुलिन को देखकर बहुत सारी लड़कियां भी फिदा हो चुके थे, क्योंकि वो विलियन के साथ साथ बहुत हैंडसम भी था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लड़की था जिसको डेकुलिन बिल्कुल पसंद नहीं था, और मन में सोच रहा था हम फाइनली मिल चुके हैं। डेकुलिन जो कि मेरे फादर का सबसे बड़ा एनिमी है। 3 साल पहले मेरा फादर सुसाइड कर दिए। बहुत सालों तक एक स्पेल के ऊपर रिसर्च करने के बाद वो फाइनली रिसर्च पेपर को कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन वो अपने लाइफ को अपने हाथों से खत्म कर दिए, क्योंकि उनके रिसर्च पेपर को चुरा लिया गया था उनके हाथों से। और जो पर्सन मेरे फादर के रिसर्च पेपर को चुराए थे वो एक जीनियस माना गया, और वो था डेकुलिन। यही इंसान था जिसके वजह से मेरा फादर और मेरे पूरी फैमिली खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मेरे हाथों में कुछ नहीं था, मैं सब कुछ गवा चुका था मेरे फादर जाने के बाद। मैं जो कि एक नोबेल हुआ करता था, मैं सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि अपना टेरिटरी और वैल्यूएबल चीज को गवा चुके हूँ। इन द एंड मेरे पास कहीं पर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, और तभी मैं अपने आप से प्रॉमिस किया हूँ जिसने भी मेरे फैमिली को बर्बाद किया है मैं उसके ऊपर रिवेंज लेकर ही रहूंगा। उस दिन के बाद मैं बहुत ही हार्डवर्क किया हूँ, रात दिन एक करके मैं ये फाइनली इंपीरियल यूनिवर्सिटी में आ ही गया।
मुझे कुछ ऐसा पता है जो कि दूसरे स्टूडेंट को भनक तक नहीं है। उसका सभी स्पेल और सभी एबिलिटी एक फ्रॉड है जो कि मेरे फादर से चुराया गया है मेरे हाथों से मेरे घर जाने के बाद, और मुझे इतना तकलीफ देने के बाद वो कैसे इतना आराम से और अच्छी लाइफ जी सकता है। ये अभी जिस जगह में खड़ा हुआ है उस जगह में मेरे फादर को खड़ा होना चाहिए था। मैं उसके ट्रू सेल्फ को रिवील करना चाहती हूँ और यहीं पर ही उसे मारना चाहती हूँ, बट मुझे होल्ड बैक करना पड़ेगा। उसे नीचे खींचने के लिए मुझे और भी प्रिपरेशन चाहिए, एक परफेक्ट टाइम चाहिए। और डेक्लिन सभी को बोलता है, अटेंशन एवरीवन, मैं ये लेक्चर को स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम सीनियर प्रोफेसर डेकुलिन है, मैजिक टावर का, और मैं एक मोनार्च रैंक का मैजिशियन हूँ जो कि एलिमेंट्स के ऊपर रूल करने की कैपेबिलिटी रखता है। तुम सभी का आज एक स्पेशल लेक्चर है। ये मैं श्योर हूँ तुम सभी को कुछ ना कुछ मैजिक के बारे में पता ही होगा, लेकिन मैजिक 3 प्रॉपर्टीज और 9 कैटेगरी से डिवाइड हुआ है। इसका 3 में से पहला प्रॉपर्टीज है द फाउंडेशन ऑफ मैजिक, दूसरे में द फिजिकल मेकऑफ, और तीसरा मटेरियल द मीडियम। बात रही कैटेगरी की, यहाँ पर 9 कैटेगरी है: समनिंग, स्पिरिचुअल, डिस्ट्रक्शन, सपोर्ट, मैनिपुलेशन, डक्टिलिटी, इंचार्टमेंट, हार्मोनी, एंड आखिरी में स्पेशलाइजेशन। और ऐसे ही डेकुलिन लेक्चर दिए जा रहा था, लेकिन बैकअप द माइंड में वो ये सोच रहा था ये लेक्चर बहुत ही स्मूथ जा रहा है जितना एक्सपेक्ट किया था। ये सिर्फ मेरा फास्ट लेक्चर नहीं है, बल्कि मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो मैं सिर्फ एक बुक को रीड किए जा रहा हूँ। मेरा अंडरस्टैंडिंग स्किल की वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा फायदा भी हो रहा है और सभी का अटेंशन मेरे ऊपर ही है, लेकिन फिर भी एक स्किल की वजह से मुझे इन सभी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टेज पे खड़ा होने के बाद भी मुझे नर्वस फील नहीं हो रहा है, मुझे प्रेशर महसूस होने के बजाय यह और भी नेचुरल फील हो रहा है। डेकुलिन के कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअल में उसे एक सुइटेबल एजुकेटर भी बनाता है। फिर लेक्चर कंटिन्यू करते हुए कहता है, मानना को तुम बहुत ही डिफरेंट मेथड से यूज कर सकते हो। ये तुम्हारे बॉडी पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है तुम किस बॉडी पार्ट से माना को यूज कर रहे हो। जनरली सभी मैजिशियन अपना माना को ब्रेन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जहाँ से बहुत ही इजी होता है उनको स्पेल कर पाना। लेकिन नाइट्स वो लोग अपना हार्ट के अंदर माना को स्टोर करते हैं, और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है बॉडी का जो कि पूरे बॉडी को पंप करता रहता है। एंड फाइनली द दंतियन, यहाँ पर भी माना को स्टोर किया जा सकता है, और ये मोस्ट इफेक्टिव वे है माना स्टोर करने का। ये तुम्हें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से फायदा देगा। मैं सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ तुम्हारा टैलेंट और क्वालिटी भी डिपेंड करता है, इसलिए तुम्हारा स्टडी लेक्चर के ऊपर फोकस करते रहना। और डेकुलिन मन में सोच रहा था ये एक बहुत ही अजीब एडवाइस है डेकुलिन के लिए। अगर मेरे जगह डेकुलिन होता तो ये कभी भी ऐसे तरह की बात नहीं करता। जितना तुम्हें लगता है उतना डेकुलिन टैलेंटेड कैरेक्टर भी नहीं है। डेकुलिन का करंट माना 3375 है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका स्टार्टिंग माना 30,000 से शुरू होता है। डेकुलिन को यहाँ पर लेक्चर देने के बजाय यहाँ पर बैठ के सुनना चाहिए था। मुझे खुद के ऊपर देखकर ही हंसी आ रहा है। और डेकुलिन वहां पर लेक्चर को एंड करता है, लेकिन उसका लास्ट लाइन बोलने में वो बहुत ही हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि रियल डेकुलिन ऐसा लाइन कभी नहीं बोलता। बट अभी उसके बॉडी में वो जीन था जिसके वजह से वो सभी को बोलता है, किसी के पास अगर क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हो। लेकिन कोई भी पूछने को तैयार नहीं था और किसी के पास भी डाउट भी नहीं था, इसलिए डेकुलिन के लिए इजी हो जाता है ये मुसीबत से बाहर निकल कर जाने का। और कहने ही वाला था अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर लेक्चर यहीं पर ही एंड करते हैं। लेकिन तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है और कहता है, प्रोफेसर डेकुलिन, यहाँ पर एक मिस्टीरियस स्पेल को डिटेक्ट किया गया है लास्ट नाइट डोरमेट्री में, और कुछ लोग तो स्पेल को डेविल स्पेल भी बोल रहे हैं, जबकि आप एक जीनियस हो स्पेल के मामले में। तो आपका राय क्या है? और डेकुलिन कहता है, तुम रियली में एक मैजिक टावर का पार्ट हो? और स्टूडेंट कहता है, आपका मतलब क्या है? और डेकुलिन उसे बोलता है, अगर तुम मैजिक टावर का एक पार्ट हो तो फिर तुम्हें बेसिक मैनर सीखने की बहुत ही जरूरत है। एक ऐसा बच्चा जो कि मैजिक टावर में आ चुका है, लेकिन फिर भी उसका मैनर एक छोटे बच्चे के जैसा लग रहा है, और ये कह के वहां से जा रहा था ताकि मुसीबत से बाहर निकल सके, क्योंकि अभी डेकुलिन के पास सिर्फ 2000 माना ही बच चुका था 3000 से। ये लेक्चर के लिए अंडरस्टैंडिंग स्किल उसका 1300 माना कंज्यूम कर चुका था, और पूरा क्लास वो स्टूडेंट के ऊपर हंसे जा रहा था उसका बुरा मैनर देखकर। बट फिर भी वो वहीं पे रुकता नहीं, वो चिल्लाते हुए कहता है, वेट ए सेकेंड, मैजिक टावर इसके अंदर घुसना नहीं चाहता, और ये बोल रहा है कि ये एक नकली स्पेल है। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि आप प्रोफेसर इतने कैपेबल हो, ये स्पेल को देखने के बाद आपको इसके कैटेगरी के बारे में पता चल जाएगा। फिर उस स्पेल को अपने हाथों से क्रिएट करता है, जो कि इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्लियरली देखा जा सकता था। और डेकुलिन को कहती है, मैं फॉर्मली आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये स्पेल को देखने के बाद आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए। और डेकुलिन वो स्पेल को एक बार देखने से ही उसका माना 2000 से 360 हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मैजिशियन आए थे डोरमेट्री में इसे एनालाइज करने के लिए, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला।
चला, लेकिन अगर आपको कुछ पता चले तो फिर आप हमें समझा सकते हैं। और वो अपने बात खत्म कर पाता, डेकुलिन डायरेक्टली कह देता है ये एक बैरियर मैजिक है। और वो स्टूडेंट भी बहुत ही हैरान था डेकुलिन के बात सुनकर। फिर डेकुलिन उससे बताता है यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सिंपली देख कर ही बता सकता हूँ, ये एक बैरियर मैजिक है। कोई ये स्पेल को वहां पर कास्ट किया ताकि तुम सभी को ट्रैप कर सके, दैट्स ऑल। और कुछ खास चीज नहीं है। ऐसा कह के वहां से निकल जाता है। और स्टूडेंट पूरा क्लास पूरी तरह से हैरान था। और उसका लेक्चर मिशन कंप्लीट करने के बाद उसे 0.5 स्टोर करेंसी मिलता है। फिर इसी यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया को दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे। और वहां पर वो स्टूडेंट भी खाना खा रहा था, लेकिन खाते खाते डेक्लिन को गाली भी दिए जा रहा था। और सोच रही थी मैं सिर्फ उसके रियल फेस को सामने लाना चाहती थी एक अननोन स्पेल के द्वारा, लेकिन वो तुरंत ही मेरा बेइज्जती कर दी, ये कहते हुए मेरा कोई मैनर नहीं है। क्योंकि इसी वजह से अगर कोई स्टूडेंट प्रोफेसर को क्वेश्चन पूछने वाला हो तो फिर पहले उसे अपना नाम बताना पड़ता है। लेकिन मेरा उसके ऊपर 1% भी यकीन नहीं है। उसने बोला ये एक डिफेंस मैजिक है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस स्पेल को करने के लिए तुम्हारे पास एक मीडियम होना चाहिए, और ये बहुत ही ट्रिकी होता है और ये बहुत ही मुश्किल होता है कर पाना। मैं जो उसे दिखाया हूँ वो एक डायरेक्ट कॉपी है एक अननोन मैजिक सर्कल का, जो कि डोरमेट्री में लास्ट नाइट लगाया गया था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उसे कुछ भी नहीं पता है वो स्पेल के बारे में। तभी पीछे से कोई लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है एफ्रेन, वो मैजिक सर्कल जो कि पिछले रात लगाया गया था उसका पता चल गया, वो सच में एक बैरियर स्पेल है, डिफेंस टाइप। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है प्रोफेसर डेकुलिन इतने आसानी से एक ही नजर में पहचान लिए। और वो लड़की अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, इसलिए फिर से पूछती है क्या तुम्हारा मतलब वो स्पेल सच में एक बैरियर मैजिक है? और सामने से वो कहता है यस। प्रोफेसर डेकुलिन तो इनक्रेडिबल है, उन्हें पता कैसे चला ये एक डिफेंस मैजिक है? लेकिन ये बात सुनकर ईफेरन को बहुत ही शौक लगता है और सोचता है ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। और लड़की उसे बाय बाय कहते वहां से चली जाती है और कहती है हम एक रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, मैं याद से तुम्हारा नाम भी वहां पर डाल दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास से हमारा बहुत ही हेल्प हो चुका है। वो भी कहती है यस थैंक यू। बट अभी भी उसे डेकुलिन के ऊपर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था डेकुलिन बहुत ही लकी होगा, जिसका अंदाजा इस बार ठीक हो चुका है। उसका रेपुटेशन और भी बढ़ चुका है सिर्फ मेरे वजह से। फिर एक रिसर्च पेपर को उठा के वो देखता है जो कि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंटल मैजिक होता है, और रिसर्च पेपर प्रोफेसर डेकुलिन का था। और ये सेमिस्टर उनका डेकुलिन ही क्लास लेने वाला था। और वो तय कर लेता है मैं डेकुलिन के क्लास में जाऊंगी और उसके बारे में सब कुछ पता करूंगी। मैं जितना उसके बारे में पता करूंगी उतना ही मेरे लिए इजी हो जाएगा उसे हरा पाना। तुम सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हें मेरे हाथों से क्रश कर दूंगी एक ना एक दिन। फिर डेकुलिन यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में चल रहा था। अभी तक उसका साइड क्विस्ट यूनिवर्सिटी लेक्चर मिशन कंप्लीट हो चुका था, इस वजह से उसे 0.5 स्टोर करेंसी मिलता है। लेकिन ये ऑलमोस्ट उसके लिए डिजास्टर हो चुका था जिस टाइम वो स्टूडेंट उस फेल का फॉर्मूला को दिखाई। मेरा अंडरस्टैंडिंग स्किल ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। एक ऐसा मैजिक सर्कल जो कि बहुत सारे लाइन के साथ बनाया गया है और सभी लाइन एक दूसरे के ऊपर भी क्रॉस होते ही जा रहे हैं। इसको सिर्फ देखते ही मेरा बहुत सारा माना कंज्यूम हो चुका था और मेरा अंडरस्टैंडिंग स्किल ऑटोमेटिकली ऑन होने की वजह से थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ पता चल गया। ये एक डिफेंस टाइप स्पेल है। अगर मेरे पास अभी जितना माना है उसका डबल भी होता तो भी उसको फुल्ली समझ पाने में उतना काफी नहीं होगा। फिर भी मुझे अभी रिलैक्स होना चाहिए, आज का दिन बहुत ही स्मूथ चल रहा है। तभी आगे से कोई आता है जो कह रहा था बहुत समय बाद मुलाकात हुई। और डेकुलिन जैसे आगे देखता है उसके सामने एक लड़की था जिसका स्नो के जैसा व्हाइट हेयर एंड ट्रांसपेरेंट आंखें। ये एक ऐसा फेस है जो कि वो मल्टीपल टाइम देख चुका है। ये लड़की का नाम है यूलिया बोन, जो कि उसका फियोंसे है। यूलिया फिर कहती है आजकल तुम्हारा कैसा चल रहा है? डेक्लिन मन में सोच रहा था ये डेक्लिन का फियोंसे और एक बहुत ही जाना पहचाना कैरेक्टर है सभी प्लेयर के लिए, जो कि एक दिन अपने पिनाकल पर पहुंचेगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था उसे आज ही मैं मिल जाऊंगा। और डेक्लिन कहता है वेल तुम ऐसा कह सकते हो, आजकल मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन यूलिया को बहुत ही गुस्सा आ रही थी डेक्लिन को देखकर, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ खास चल नहीं रहा था। फिर कहती है तुम्हारा दिन अभी अच्छा चल रहा है, हम दोनों के बीच में हुए प्रॉमिस को तोड़ने के बाद, जो कि एक हफ्ता पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। बट इस बारे में डेक्लिन को कुछ याद नहीं था, इसलिए सोचता है ये कौन सी प्रॉमिस की बात कर रहा है, मुझे तो याद भी नहीं है। और यूलिया को अवॉइड करने के लिए वो वहां से जा रहा था, ये कहते हुए मुझे तुम्हारे प्रॉमिस के बारे में कुछ याद नहीं है, इसलिए मुझे अभी जाने दो। लेकिन यूलिया उसके सामने फिर से आ जाती है और कहती है क्या तुम फिर से भागने के बारे में सोच रहे हो जैसा कि तुमने लास्ट बार किया था? और डेक्लिन को पता चल चुका था यूलिया का कोई इंटेंशन नहीं है मुझे जाने देने का, इसलिए डेक्लिन कहता है कुछ टाइम से मैं बहुत ही परेशान रहा हूँ, इस वजह से मैं उसे भूल चुका हूँ। अगर हो सके तो फिर तुम मेरा याद दिला सकती हो। फिर बताया जाता है उन दोनों का प्रॉमिस के बारे में, जहाँ पर एक हफ्ते पहले यूलिया
उसको कह रही थी, प्रॉमिस करो मुझे, अगर तुम आगे से अपनी ईमानदारी को बनाए रखते हो और जितने भी आज तक बुरे काम किए हो और बाकी सब गंदे काम उसको मान जाते हो, तो फिर अगर ये वर्ल्ड बर्बाद भी हो गया तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन प्रेजेंट में यूलिया कहती है, लगता है कि ये मेरा मिस्टेक था जो कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर बैठी। यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है। और डेकुलिन लास्ट टाइम के लिए उसे देखता है और वहां से निकल जाता है, ये कहते हुए, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। बट अभी भी यूलिया को बहुत ही गुस्सा आ रही थी, क्योंकि वो चाह रही थी डेकुलिन के अच्छा रास्ते में आ जाए और मेरे साथ काम करे। डेकुलिन और उसकी एक एंगेजमेंट हुई थी। डेकुलिन जो कि एक जीनियस मैजिशियन है और यूलिया एक नाइट जो कि टैलेंट के साथ पैदा हुई थी। इन दोनों का जोड़ी बना दिया गया था उसके ब्रदर के द्वारा, या फिर तुम कह सकते हो एक पॉलिटिकल मैरिज, जिससे नोबेल के बीच में होता रहता है ताकि उनका ब्लड लाइन लूज ना हो। एक था नोबेल हाउस यूक्लाइन और दूसरा था फ्रेडन, और कोई भी ये मैरिज के खिलाफ नहीं था, क्योंकि ये दोनों फैमिली का पावर इतना था कि किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं। और ये यूलिया के लिए अपना फैमिली ड्यूटी था। हालांकि वो कभी डेकुलिन को प्यार तो नहीं करती थी, लेकिन अपने फैमिली के प्रति बहुत ही लॉयल थी। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद दोनों फैमिली को पता चल चुका था डेकुलिन के पास कोई टैलेंट नहीं है और उसका सच बाहर आ चुका था। लेकिन फिर भी वो सच्चाई मानने के लिए मना कर दिया और पूरे वर्ल्ड को अपने नाम से एक न्यू रिसर्च पेपर रिलीज कर दिया, एक मैजिक सर्कल का स्पेल। और फिर वो मैजिक टावर में एक सीनियर प्रोफेसर बन गया। अभी तक 3 साल हो चुका है उसे प्रोफेसर बनते हुए, लेकिन वो रिसर्च पेपर अभी तक आगे नहीं बढ़ा। वो जैसा था आज भी वैसा है। फिर भी दोनों फैमिली इसको छुपा कर रखने की डिसाइड की, क्योंकि दोनों फैमिली चाहती थी कोई भी उनके बारे में पीछे से बात ना करे। अगर ये बात रिलीज हो जाता और पूरी वर्ल्ड को पता चल जाता तो फिर वो दोनों फैमिली का इमेज बहुत ही डाउन हो जाता, क्योंकि पॉलिटिकल वर्ल्ड में दोनों फैमिली बंधे हुए थे। इसलिए वो अपने खामियों को बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे। लेकिन इतने सारे सिचुएशन होने के बाद यूली को घुटन महसूस होने लगा। उसे एक ऐसा मैरिज करना था जिसके अंदर प्यार नाम की चीज नहीं थी, बट वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए एक दिन वो डेक्लिन के पास जाकर एक प्रॉमिस को लिया था, और डेक्लिन भी ये प्रॉमिस को मान चुका था कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। और उस रात यूलिया के लिए सबसे खुशी का रात था, क्योंकि उसे लग रहा था अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इन द एंड वो यूलिया का प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया कंप्लीटली। फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है इंपीरियल यूनिवर्सिटी मैजिक टावर। ये एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है पूरे गेम का। इसका फैसिलिटी बाकी सब यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छा है, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर मैजिक डिपार्टमेंट सबसे ऊपर आता है। ये पूरा यूनिवर्सिटी बहुत ही वेल डिजाइन है। इसके अंदर बहुत ही बड़ा और सुंदर कैंपस भी है। उसके अलावा गार्डन और ब्यूटीफुल फ्लावर भी लगा हुआ है। इसको जब हम बना रहे थे तब वो जिन और उसका पूरा टीम मिलकर रात दिन एक कर दिए थे ताकि वो और भी बेहतर बना सके। अगर मैं यहाँ पर नहीं चलता तो फिर मुझे पता नहीं चलता कि ये सच में इतना खूबसूरत है। तभी कोई दौड़ते हुए डेकुलिन के पास आ रहा था, और डेकुलिन को भी एहसास हो जाता है, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है उसके साथ आके उसका असिस्टेंट जो कि कार के साथ आ रहा था वो टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर लड़का कहता है, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ही अर्जेंटली आपको कुछ कहना था, इसलिए मैं दौड़ते हुए आ रहा था और आपको देखा नहीं। और डेक्लिन भी सोचता है, मुझे लगा मेरे ऊपर कोई हमला करने के लिए आ रहा है, लेकिन ये लड़का तो वही है जो कि लेक्चर देने के लिए पेपर को मुझे सबमिट किया था। डेक्लिन उसे फिर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जोरो है। लेकिन वो लड़का कहता है, नहीं नहीं, मेरा नाम एलेन है। और वहां पर 1 मिनट के लिए साइलेंस हो जाता है, और डेक्लिन कहता है, लगता है कि मैं तुम्हारे नाम को मिक्स कर दिया। और एलेन कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो कर सकते हो। लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो भी सोच रहा था, मेरा नाम एलेन और जोरो दोनों ही डिफरेंट नाम लग रहा है, ये दोनों नाम आसपास भी नहीं है, ये कैसे मिक्स हो सकता है। फिर वो दोनों डेक्लिन के ऑफिस में आ जाते हैं, और एलन डेक्लिन को कुछ डॉक्यूमेंट देता है, और उसे पढ़ने के बाद डेक्लिन कहता है, तो फिर ये अर्जेंट काम था जिसके वजह से तुम इतने हड़बड़ में आ रहे थे। और एलन कहता है, यस प्रोफेसर, ये सभी लिस्ट स्पॉन्सरशिप का है, जो लोग इस साल का न्यू मैजिशियन को स्पॉन्सर किए हैं। ये स्पॉन्सरशिप से स्टूडेंट को बहुत ही फायदा होता है, वो अपने खर्चे स्पॉन्सरशिप से कर सकते हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं। मैजिक टावर के सभी प्रोफेसर जो भी स्टूडेंट उनको अच्छा लगता है उनको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। फिर डेक्लिन का नजर एक पेपर के ऊपर जाता है, जिस पेपर में एक स्टूडेंट का नाम ग्लो कर रहा था गोल्डन कलर में, और ये भी एक डेक्लिन का स्किल था, और उस स्किल का नाम है वेल्थ मैग्नेट। ये एक रेयर स्किल होता है, अगर उसके आसपास पैसा बनने की पॉसिबिलिटी होगा तो फिर उसे गोल्डन कलर की लाइट निकलेगी, और वो पर्सन के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन होगा ये स्किल उतना ही अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। और उसके साथ दूसरा स्किल था शार्प आईसाइट। ये भी एक रेयर स्किल था। इसका एबिलिटी
तुमने सामने वाले का एट्रीब्यूट मानना और सिमिलर चीज को देखने की मदद करेगा। ये जनरली अकेले यूज करने के बजाय दूसरे स्किल के साथ मर्ज करके यूज किया जाता है। और इस बार मेरा वेल्थ मैग्नेट और शार्प आई सेट दोनों मिलाकर सभी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट में से कौन अच्छा है और किससे ज्यादा पैसा में इनकम कर सकता हूँ वो दिखा सकता है। और यहाँ पर टोटल कुछ लोग हैं जिनके नाम गोल्डन में लिखा हुआ है, लेकिन उन सभी में से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका बहुत ज्यादा ही नाम चमक रहा है, वो है इफेरेने लूना। और ये भी एक गेम का मेजर कैरेक्टर है। जो डेवलपर इसे डिजाइन किया है उसके हिसाब से इसका फादर का मौत हो चुका है और वो भी डेक्लिन की वजह से। लेकिन उसके डॉक्यूमेंट को देखने के बाद उससे पता चलता है उसे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दिया है। इसलिए एलन को पूछता है ये स्टूडेंट लूना का स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं है। फिर एलन कहता है अगर आप लूना की बात कर रहे हो तो फिर सभी लोग एक स्टेप पीछे ले जाते हैं। और डेक्लिन भी मन में सोचता है हाँ ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा लड़की है जो कि कभी भी एकेडमी में एडमिशन नहीं लिया है। वह सिर्फ सेल्फ स्टडी करके अपने मैजिक को सीखा है। उसका टैलेंट अनरियलिस्टिक है। हालांकि लूना डेक्लिन का एनिमी है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ डेक्लिन उसका एनिमी है। अगर ये स्टोरी ऐसा ही चलता रहा जैसा ओरिजिनल गेम चलता है तो फिर मैं एक ना एक दिन मारे जाऊंगा जैसे ये गेम में मारा गया। ये गेम में डेकुलिन बहुत सारे डिफरेंट हिसाब से मारा गया है, लेकिन उसके पास एक स्किल है जो कि है बिलियन फेथ। ये स्किल की वजह से वो इतना आसानी से मर नहीं सकता। उसका मौत उसके फियोंसे के हाथों हो सकता है, या फिर कोई उसे छुपकर हमला कर सकता है, या फिर कोई पॉइजन भी दे सकता है, या फिर कहीं जाते वक्त ट्रेन में बम ब्लास्ट भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हो जाए डेकुलिन का मौत निश्चित है। इसलिए अभी यूजिन को, जो कि डेकुलिन के शरीर के अंदर है, उसे डिफरेंट चॉइस बनाना पड़ेगा जो कि डेकुलिन कभी नहीं करेगा। तभी जाके यूजिन डेकुलिन के शरीर में रह सकता है। इसलिए उस पेपर पर साइन कर देता है। ऐसा लग रहा था वो लूना को स्पॉन्सरशिप दे रहा है। फिर एलन को कहता है इसको जाके तुम सबमिट कर दो और ये बुक को भी लेके जाओ जो कि मैं लाइब्रेरी से उधार लाया था। और एलन सभी चीज को लेके वहां से निकल जाता है। अभी डेकुलिन उसके ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था और सोच रहा था उसको अभी सरवाइव करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, क्योंकि डेकुलिन का पैसों के वजह से भी कुछ मौत हुआ है। अगर उसके पास पैसा होगा तो फिर कुछ डेथ ट्रैप से वो बच सकता है, जैसे कि अपने पैसों से कुछ अच्छे से स्टूडेंट को स्पॉन्सरशिप दे दिया हो और बाद में इसका फायदा होगा। लेकिन वो सिर्फ काफी नहीं है, उसके साथ साथ ये वर्ल्ड में बहुत सारे कैरेक्टर है जो कि मुझे मारना चाहते हैं। वो कभी ना कभी मेरे पास आएंगे मुझे मारने के लिए। इसलिए अगर मुझे सच में सरवाइव करना है तो फिर मुझे जरूरत है एक फंडामेंटल पाथ फॉरवर्ड का, जिससे मैं मेरा खुद का पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ और एक प्रॉमिसिंग और जीनियस मैजिशियन बन सकता हूँ। अभी उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बचने के लिए वो ताकतवर बने। हालांकि डेक्लिन के पास एवरेज टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट के दम पर वो अपने ऊपर आने वाले डेंजर को अवॉइड नहीं कर सकता जब तक वो प्रॉपरली प्रिपेयर ना हो जाए। वो किसी भी डेथ ट्रैप से बच नहीं सकता। लेकिन उसके पास एक ऐसा चीज था जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकता है, वो था डेकुलिन का यूनिक एबिलिटी। हालांकि वो 4 एलिमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अर्थ और फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। और उसका टैलेंट मैनिपुलेशन मैजिक उसको 4 चांद लगा देता है। उसके पास एक दूसरा स्पेशल ट्रेड भी है जो कि है मेड टॉर्च। ये एक यूनिक स्किल है जो कि बहुत सारा माना को कंज्यूम करता है। ये स्किल के द्वारा वो अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है, और ये सभी स्किल के साथ वो फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करके हमला कर सकता है। सभी लोग इसे फ्लाइंग माइंड स्वॉर्ड कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ टेलीकिनेसिस के द्वारा होता है। तुम इसे बेसिक मैनिपुलेशन मैजिक भी कह सकते हो। इसमें मेंटल यूज बहुत ज्यादा ही होता है। इसी वजह से अभी डेकुलिन एक बुक को पढ़ता है जिसके अंदर ये मैजिक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। एक ऐसा मेथड जिस मेथड के द्वारा तुम कोई भी चीज को हवा में उड़ा सकते हो। लेकिन डेकुलिन इसको पूरी तरह से पढ़ने वाला नहीं था। उसका अंडरस्टैंडिंग स्किल के साथ वो आसानी से बुक को कुछ ही समय के अंदर रीड कर सकता है, और उसको यूज करते ही वहां पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है। और उसे ही पता नहीं था यहाँ पर हो क्या रहा है, और वो मैजिक सर्कल से एक बहुत ही बड़ा भवंडर क्रिएट हो जाता है। और जितने भी वो बुक में लिखा हुआ था मेथड के बारे में, सभी मेथड का फॉर्मूला उसके बॉडी के थ्रू माइंड में जा रहा था। लेकिन उसके साथ उसे तकलीफ भी हो रहा था, बट कुछ समय बाद वहां पर नॉर्मल हो जाता है। और उसके साइड में एक पेन रखा हुआ था, और उसे देखते हुए सोचता है कि मुझे भी ट्राई करना है क्या एक्चुअल में वर्क करता है या फिर नहीं। और वो जैसे ही ट्राई करता है वो आसानी से वो पेन को हवा में उड़ा सकता था। और बेसिक टेलीकिनेसिस यूज करने के लिए तुम्हें स्पेल को पढ़ना होता है, लेकिन डेकुलिन के माइंड पे सभी स्पेल ऑलरेडी लोड हो चुका है। वो बिना स्पेल के ऑटोमेटिकली किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकता है। और वो जिन सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जिस कैरेक्टर को वो डिजाइन करने के लिए दिन रात लगा दिया था, आगे जगह वो इतना फायदा दिलाएगा। हालांकि ये एक बेसिक मैनिपुलेशन मेथड है, लेकिन वो जितना प्रैक्टिस और समझता रहेगा इस टेक्निक को, वो उतना ही ये टेक्निक में बेहतर होता रहेगा।
और एक बार के लिए एडवांस टेलीकिनेसिस सीख गया तो फिर वो ऐसा पावर को अचीव कर सकता है जो कि वो अभी चाहता है। फिर उसका नजर उसके साइड में रखे हुए बुक में जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर क्या होगा पूरा का पूरा बुक का मैजिक सर्कल ही अपने बॉडी में ले लो। ये वर्ल्ड पे तुम्हारे पास जितना बड़ा मैजिक सर्कल होगा तुम उतना ही पावरफुल हो। अगर वो अंडरस्टैंडिंग स्किल के यूज करते हुए वो पूरा मैजिक सर्कल को अपने बॉडी में ले जाएगा, ना कि ओनली ब्रेन और हार्ट में। अगर वो ऐसा कर देता है पूरे बॉडी में तो फिर इसका मैनिपुलेशन मेथड और भी इंक्रीज हो जाएगा। मेरे बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर मैजिक सर्कल रहेगा। यहाँ पर एक हाई चांस भी है इसका साइड इफेक्ट होने का और तुम्हारा बॉडी इसको संभाल भी नहीं सकता। लेकिन मेरे पास उसके लिए भी तोड़ है, जो कि ये आयरन बॉडी। मेरा एक ऐसा एबिलिटी है जो कि मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इसका यूज होगा। इसके वजह से मेरा बॉडी का फिजिकल एट्रीब्यूट और एबिलिटी और भी इंक्रीज हो जाएगा और ये बॉडी का पोटेंशियल भी नॉर्मल से हायर हो जाएगा। और थैंक्स टू आयरन बॉडी जो कि इसका साइड इफेक्ट भी संभाल पाएगा। ये कुछ ऐसा चीज है जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अभी मेरे पास टोटल 800 माना है, ये मेरे लिए इनफ होगा इसको टेस्ट करने के लिए। फिर जब वो बुक को अंडरस्टैंडिंग मैजिक के द्वारा अपने शरीर में भेजता है, उसका हर एक ब्लड वेसल और वेन में मैजिक स्पेल जा रहा था और बॉडी का पेन भी इंक्रीज होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसका बोन और मसल टूट रहे हैं, इसको सह पाना नामुमकिन होता जा रहा था। हालांकि वो यहाँ पर रो नहीं सकता और अपना पेन इमोशन को दिखा नहीं सकता। और यही चीज होता है एक नोबेल का डिग्निटी, वो कभी अपने डिग्निटी को नीचे गिरने नहीं देगा। और ये मेथड खत्म होने के बाद उसका माना सिर्फ एक ही बचा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वो इस प्रोसेस में फेल भी हो चुका था क्योंकि उसके पास इतना माना नहीं था जो कि पूरे शरीर के अंदर वो मैजिक सर्कल को भेज सके। बस जितना माना था उससे कुछ ही प्रोग्रेस हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उसके कंधे के ऊपर मैजिक सर्कल का स्पेल आ चुका था। जब उसके पास अगली बार माना होगा तो फिर पूरा का पूरा मैजिक सर्कल अपने बॉडी में ला सकता है। इसको करने में लगभग उसे 2 हफ्ते लग जाएंगे। एक मंथ के बाद मैजिक टावर को दिखाते हैं जहाँ पर डेकुलिन अपना फर्स्ट क्लास लेने वाला था लेक्चर के बाद, लेकिन क्लास में भी वो अभी तक आया नहीं था। वहां पर सिर्फ एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था प्रोफेसर स्टूडेंट का स्केल को मेजर करना चाहते हैं, इसलिए स्टूडेंट अपने एलिमेंट मैजिक के द्वारा कुछ भी बना सकते हैं और उनका रिजल्ट मैं आखिर में आके देखूंगा। बाकी सब स्टूडेंट बातचीत कर रहे थे। मैं जो सुना था सीनियर लोगों से, अभी तो उनसे प्रोफेसर बहुत डिफरेंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर डेकुलिन है कहाँ? वो सिर्फ यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा के कहीं पर जा चुके हैं और हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए छोड़ चुके हैं। आखिरकार वो किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं और हमें क्या बनाना चाहिए? शायद इसी वजह से वो आज बाहर क्लास लेने वाले हैं। और वहां पर लूना भी था जो कि गुस्से से सोच रहा था। ऑफ कोर्स प्रोफेसर डेकुलिन बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि अपने स्टूडेंट के प्रति भी ध्यान नहीं देते। उनका लेक्चर के बाद ये उनका पहला क्लास है, लेकिन उनका पहले क्लास में भी स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन लूना के पीछे कोई तो आ रही थी और उसे धक्का देके आगे चले जाती है और लूना भी पीछे मुड़कर कहता है, तुम कौन हो? तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन जैसे उसे देखता है और पता चलता है वो कौन है, वो थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि आगे जो पर्सन था उसे लूना जानती थी। उसका नाम है साल्विया वोन। और वो लड़की भी लूना को देखने के बाद फिर से आगे चले जाती है और लूना वहीं पर खड़े खड़े सोच रही थी ये ऐसे चली क्यों गई, क्या उसे मैं याद नहीं हूँ? और कुछ टाइम बाद लूना भी अपने एलिमेंट मैजिक के द्वारा वहां पर एक टावर बना रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान ये सोचने में लगा हुआ था कि वो लड़की मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ वो डेफिनेटली इलियाडे फैमिली से बिलोंग करती है। 10 साल पहले इलियाडे फैमिली मेरे और मेरे फादर के पोटेंशियल के ऊपर नजर रखा था और उसके बाद वो कुछ ट्रूप को भेजकर हमारे घर के चारों तरफ घेर चुके थे और हमें धमकियां दे रहे थे। ये सब करने के बाद भी वो लड़की को मैं याद नहीं हूँ, ये सोचकर ही मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही है। और वो जो टावर बना रहा था वो टूट जाता है क्योंकि वो जो माना यूज करके वो टावर को बना रहा था वो माना कहीं पर खींचते हुए चला जा रहा था। और लूना जैसे साइड में देखता है जहां पर उसका माना खींचते हुए जा रहा था वहां पर वो लड़की अपना टावर बना रही थी। और लूना आके उसके साथ बात करती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे वजह से मैं जो टावर बनाया हूँ वो भी तुम्हारे पास चला आया। लेकिन वो इग्नोर मारने की एक्टिंग कर रहा था। और लूना गुस्सा होते हुए कहता है, हेलो, मैं तुम्हारे साथ ही बात कर रही हूँ। लेकिन अभी भी वो इग्नोर ही मारे जा रहा था। इसी वजह से लूना को बहुत ही गुस्सा आ रही थी उसके ऊपर क्योंकि वो तो लूना को देख भी नहीं रही थी। फिर लूना उसे कहती है, लगता है कि मिस सेल्विया तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन असली में तुम जानते हो। और इसका बात सुनकर सिल्विया भी थोड़ा रिएक्शन देती है और उसके रिएक्शन को देखकर लूना कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारा फैमिली ही था जो कि मेरे फैमिली को सरपास करने की कोशिश किया था क्योंकि तुम लोग डर रहे थे मेरे मैजिक टैलेंट से। लेकिन जबकि मैं वापस ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका हूँ तुम्हें ये डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कभी ना कभी सरपास कर लूंगा।
लेकिन सिल्विया अभी भी इग्नोर मारते हुए कहती है, मैं तुम्हारे बारे में जानती भी नहीं हूँ, तुम कौन हो। मैं जिसको जानता हूँ वो तुम्हारा फादर है, ना कि तुम। और अभी भी सिल्विया उससे चिढ़ाते हुए कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा फादर, जो कि अपने डिग्निटी को कभी हराना नहीं चाहता था, वो मारा गया। और इसके बाद लूना के दिल पर लगती है, जिसको वो संभाल नहीं पाती, और गुस्से के मारे वहां पर अपना पावर को रिलीज कर देती है। बाकी सब स्टूडेंट भी इसको देख रहे थे और कह रहे थे कि वहां पर एक फाइट स्टार्ट हो चुका है। और हमें वो फाइट को दिखाते हैं जहां पर लूना अपने हाथों में पंच बनाकर और मैजिक के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। और उसका हमला भी बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वहां का पूरी जगह हिल रहा था। और आते हुए कहती है, तुम जरा फिर से बोल के देखना, जो अभी तुमने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सिल्विया भी अपने ऊपर एक शील्ड बना देती है, जिससे वो अटैक को रोक सके। लेकिन फिर भी वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी स्टूडेंट को भी ये अफेक्ट कर रहा था। फिर हमें लूना और सिल्विया को दिखाते हैं, जहां पर लूना सिल्विया के बाल को पकड़ा हुआ था, उसे छोड़ नहीं रहा था, और उसे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर की इंसल्ट करने की, तुम दोबारा ऐसा करके दिखाओ और देखना मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ। लेकिन उसके पीछे से भी कोई पावर महसूस होता है, जिसको रियलाइज करने के बाद सभी लोग पीछे देखते हैं, जहाँ पर एक होल बन चुका था एक मैजिक से, जो कि एक ब्लैक होल की तरह दिख रहा था। उसके सामने जो भी आ रहा था उसे खींचते हुए अपने अंदर ले रहा था। और लूना इसको देख के समझ जाती है कि ये एक भोइड है, ये एक ऐसा मैजिक है जो कि आसपास होने वाले सभी चीज को खींच लेता है, यहाँ तक कि तुम्हारा माना को भी खींच सकता है। लेकिन उसे देखते हुए लग रहा था ये वॉइड मैजिक अभी एक्सप्लोड होने वाला है। अगर ये एक बार के लिए एक्सप्लोड हो गया, जो भी मेटल यहाँ पर आसपास है जो कि टावर बनाने के लिए स्टूडेंट यूज कर रहे थे, वो बुलेट की तरह फायर हो जाएगा और सभी लोग इस एक्सप्लोजन से मर भी सकते हैं। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वो वॉइड एक्सप्लोड हो जाता है, और वहां पर इतना बड़ा धमाका होता है कि किसी स्टूडेंट का वहां पर बच पाना नामुमकिन हो गया था। और लूना भी अपने ऊपर एक शील्ड बना देती है जिससे वो सेफ हो सके। लेकिन शील्ड बनाने के बाद भी कुछ समय बीत जाता है, बट बुलेट आके उसे नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा माहौल शांत हो चुका है, और वो माहौल को शांत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां पर डेकुलिन आ चुका था। और हवा में जितने भी मेटल पीस थे उसको अपने टेलीकिनेसिस के द्वारा कंट्रोल कर पा रहा था। और सभी मेटल हवा में फ्रीज होता हुआ देखकर लूना मन में सोच रहा था, ये मेटल हवा में फ्रीज कैसे हो सकते हैं, और अचानक से डेकुलिन यहाँ पर अपीयर कैसे हो गया। और जितने भी हवा में मेटल फ्रीज हुए थे वो सभी मेटल को डेकुलिन कलेक्ट कर देता है। और इस टाइम पर डेकुलिन उसका न्यू एबिलिटी टेलीकिनेसिस का यूज कर रहा था। और जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे थे उनको ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि एक मैजिक स्टूडेंट के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जहां पर वो मैजिक का खूबसूरती देख सकते हैं, ब्यूटी ऑफ मैजिक। यहाँ तक कि सेल्बिया और लूना वो भी हैरान थे बहुत। और सभी मेटल एक जगह पर कलेक्ट करने के बाद डेक्लिन सभी को कहता है, अटेंशन एवरीवन, मैं यहाँ पर मेरा क्लास को थोड़ा पॉज करता हूँ। ये इंसिडेंट के पीछे जिस लोगों का हाथ है उनको छोड़कर बाकी स्टूडेंट यहाँ से जा सकते हैं, और जिनका हाथ है उनका ही सिर्फ यहाँ पर क्लास चलेगा। और लूना भी बहुत ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि पता है वो यहाँ पर फंस चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होके क्वेश्चन रूम को दिखाते हैं, जहाँ पर सभी टीचर आके सिल्विया और लूना का क्लास लेने वाले थे। और डेक्लिन और दूसरा टीचर ऑलरेडी वहां पर आ चुके थे। और एक दूसरा टीचर आते हुए कहता है, तुम दोनों ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हो, चार ओमेन और सीनियर प्रोफेसर डेक्लिन। और जो ये बात कर रहा था उसका नाम था रेलिन, जो कि सपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है। और उसके पीछे स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट का भी प्रोफेसर आया था जिसका नाम रेटलैन था। और फिर वो लड़की जो कि डेक्लिन के पास बैठी हुई थी, चार ओमेन ऑफ इंपीरियल यूनिवर्सिटी मैजिक टावर का, उसका नाम आर्डलिन था। सभी को यहाँ पर वेलकम है, ये तुम दोनों के लिए भी बहुत ही सडन होगा, तुम दोनों को यहाँ पर बुलावा आना, राइट प्रोफेसर डेक्लिन। बट डेक्लिन वहां पर शांति से बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। और रेटलिन जो कि सपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है, वो कहता है, बाय द वे ये है कौन जो कि सेल्विया के ऊपर हाथ देने की कोशिश की, उसे क्या पता नहीं है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। जहां तक मैं सुना हूँ वो लड़की कोई गरीब है, और जो कि एकेडमी में भी नहीं पढ़ा है, इस वजह से उसे मैनर भी नहीं है कैसे बातचीत किया जाता है। लेकिन प्रोफेसर डेकुलिन, मैंने सुना है आप ये दोनों को तुरंत ही कंट्रोल कर दिए और सिचुएशन को संभाल लिए, ये मैटर और भी आगे बढ़ने से पहले। और दूसरा प्रोफेसर भी कहता है, हाँ मैंने भी ये सेम सुना है। लेकिन डेक्लिन को पता था ये सभी लोग सिर्फ उसका यहाँ पर चाट रहे हैं, जबकि यहाँ पर जितने ही प्रोफेसर गैदर हुए हैं सभी लोग हाई सोसाइटी और नोबेल माने जाते हैं, और सभी को कुछ ना कुछ फायदा चाहिए, इसलिए वो सिल्विया को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बड़े फैमिली का डॉटर है। लेकिन दूसरी तरफ लूना, जो कि पहले नोबेल था लेकिन अभी एक कॉमनर बन चुका है, ये बहुत ही ऑब्वियस हो चुका है सभी प्रोफेसर इन दोनों के बीच में किसका सपोर्ट लगे, जहां पर उनका मैक्सिमम फायदा हो। अगर मेरे जगह ओरिजिनल डेक्लिन होता तो भी वो सिल्विया की सपोर्ट लेता, लेकिन मुझे ये बदलना है। अगर मैं भी डेक्लिन के साथ डिसीजन लेने लगा तो फिर मेरा भी एंड निश्चित है। और ये मैं देख सकता हूँ लूना के अंदर से जो डार्क एनर्जी निकल रही है, और ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बिलियन फेथ स्किल है। इससे अगर कोई मुझे मारना चाहता है
तो फिर मैं ये सेंस कर सकता हूँ। अगर मैं इसका आउटकम को चेंज करने में फेल हो गया तो फिर मेरा डेथ और भी क्लोज होता रहेगा। फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रोफेसर कहता है, चलो जबकि सभी प्रोफेसर यहाँ पर आ चुके हैं, अब ये मीटिंग को स्टार्ट करते हैं जो कि दो स्टूडेंट लूना और सिल्विया के बीच में हुआ है। अभी तुम बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिल्विया के साथ फाइट करने की? अगर ये प्रोफेसर डेकुलिन की वजह से नहीं होता तो फिर बाकी सब स्टूडेंट को चोट आ सकता था और सभी प्रेशर लूना की तरफ जा रहा था और कोई भी लूना को सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। पर लूना कहता है मैं आपको नहीं कह सकता कि ये फाइट कैसे स्टार्ट हुआ। और लूना ऊपर देखने के बाद सोचता है यहाँ पर डेकुलिन भी है, इस वजह से मैं इनको नहीं कह सकती मेरे फादर और मेरे फैमिली के बारे में। अगर मैं कह देती हूँ कि वो मेरे फादर को इंसल्ट करने की कोशिश की तो फिर डेकुलिन को पता चल जाएगा और उसका सभी नजर मेरे ऊपर चला आएगा। इसलिए मैं अपने आप को कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती, खास करके वो डेकुलिन के सामने। और वो ज्यादा सह नहीं पाते उनके ताने को और वहीं पर ही रो देती है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर नरमी नहीं दिखाया जाता और भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा जाता है, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर मजाक चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हमारे यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम होने वाला था। तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए और सिल्विया के स्टेटस के ऊपर भी देखना चाहिए। तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो उसको पहले जानो। अगर तुम्हारे पास औकात हो तो ही जाके तुम उसके साथ पंगा लो। और सिल्विया तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। फिर सिल्विया कहती है, जब क्लास चल रही थी मैं एक्सीडेंटली लूना जो बना रही थी उसको तोड़ दिया, इसी वजह से हम दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो गया। फिर प्रोफेसर कहता है, अच्छा तो फिर ये हुआ था, इसमें तुम्हारा कुछ गलती नहीं है, तुम ये जानबूझ के तो नहीं किए थे सिल्विया। और इतनी छोटी सी बात से कोई अपने आपा को इतना खो कैसे सकता है? तुम एक मैजिक टावर का स्टूडेंट हो, इसलिए अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखो। एक पागलों जैसे हरकत मत करो जैसे कि अभी लूना किया था। हम तुम्हारे से एक स्टूडेंट को हमें मैजिक टावर में रख नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर और मैनर दोनों ही नीचे है। और इस टाइम पर लूना को बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं था, उसका दोस्त नहीं था, उसके फादर नहीं था, कोई भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सभी लोग सिर्फ लूना को पॉइंट आउट कर रहे थे कि तुमने ये गलत किया है, ये सभी तुम्हारा ही गलती है। उसके साथ अभी क्या हो रहा है वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी, वो किस हालत में है वो समझ नहीं पा रही थी। इस टाइम पर सिर्फ उसे एक ही पल याद आता है जहां पर वो छोटा था और अपने फादर के साथ खेला करती थी। वो टाइम उसके लिए एक गोल्डन टाइम था, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ डेकुलिन की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता तो फिर मेरा फैमिली और फादर अभी तक जिंदा होते, मेरे साथ होते। ये सब कुछ उसके वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और चार ओमेन कहती है, अच्छा तो फिर यहाँ पर सभी लोगों का ओपिनियन चाहिए, जो भी जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। हमारा फाइनल डिसीजन से पहले चलो हम प्रोफेसर डेकुलिन के ओपिनियन को सुनते हैं, वो क्या चाहते हैं। फिर डेकुलिन कहता है, मैं डेकुलिन एक हेड प्रोफेसर होने के नाते और डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर होने के नाते पूछना चाहता हूँ। और लूना को लग रहा था यह सब कुछ ओवर हो गया, अगर डिसीजन डेक्लिन के हाथ में आ गया तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। बट डेक्लिन कहता है, सेल्विया तुम्हें लगता है तुम्हारा इस इंसिडेंट के ऊपर कोई भी गलती नहीं है? और इसके ऐसे तरीके बात सुनकर सेल्विया और लूना दोनों ही शॉक में थे क्योंकि उन दोनों को एक्सपेक्ट नहीं था कि डेक्लिन सेल्विया के ऊपर जाएगा। और डेक्लिन सेल्विया को फिर से पूछता है, क्या तुम्हें रियल में लगता है तुम्हारे इस इंसिडेंट के पीछे कुछ भी हाथ नहीं है? और लूना भी वहां पर परेशान हो जाती है और सोचती है यहाँ पर हो क्या रहा है और डेक्लिन मेरा सपोर्ट क्यों ले रहा है। और हमें सपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रोफेसर को भी दिखाते हैं जो कि हैरान होते हुए डेक्लिन को कहता है, प्रोफेसर डेक्लिन आप बोल क्या रहे हो? फिर डेक्लिन सेल्विया को कहता है, और सभी को पता है तुम्हारे पास पावर है, तुम किसी वक्त वहां पर एक्सीडेंट होने से पहले उसको रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। या फिर तुम्हारे पास जो टैलेंट है जो कि सभी लोग तारीफ करते हैं वो इतना अच्छा नहीं है कि तुम एक मामूली से अटक को रोक नहीं पाए। और इन्हीं बातों से सेल्विया बहुत ही हैरान हो चुका था। फिर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, अगर सच बोलूं मैं उसको रोक सकती थी लेकिन मैं जानबूझ के उसे नहीं रोकी ताकि लूना को और भी कड़ा पनिशमेंट हो सके। और लूना भी वहां पर शौक में था, क्या ये मुझे पनिशमेंट देना चाहती थी? लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आखिरकार क्यों डेकुलिन सिल्विया को क्वेश्चन कर रहा है मेरे वजह, क्योंकि इन द एंड वो फाइट मैं नहीं स्टार्ट किया था। फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रोफेसर कहता है, प्रोफेसर डेकुलिन सिल्विया से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, उसका यहाँ पर कोई गलती नहीं है। और डेकुलिन फिर कहता है, अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो फिर यहाँ पर तो सबसे बड़ा गलती मेरा है क्योंकि मैं ही वहां पर एक आउटडोर क्लास का ऑर्गेनाइज किया था। क्या तुम ये कहना चाहते हो ये सभी के पीछे मैं हूँ? और वो प्रोफेसर भी डेक्लिन का ही कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि यहाँ पर डेक्लिन सबसे सीनियर प्रोफेसर था। और इन सभी का बात को सुन के लूना मन में सोच रहा था, यहाँ तक कि डेक्लिन बाकी सब प्रोफेसर के अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार हो चुका है जो कि सिल्विया के सपोर्ट ले रहे थे। लेकिन ये सभी कर क्यों रहा है वो? आखिरकार वो मुझे डिफेंड क्यों कर रहा है? और यहीं पर ये एक बिगेस्ट कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है लूना के लिए। तभी चेयरमैन कहता है, स्टॉप, हमें अभी यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। वैसे भी बच्चे लोग लड़ाई करते हुए बड़े होते हैं, अगर वो फाइट भी करते हैं
तो भी उनका ही भलाई है। इसलिए हमको इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। इतने छोटे छोटे चीज को हमें पकड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम इस इंसिडेंट को ऐसे ही दफा कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट नहीं पाएगा। तुम दोनों वापस जा सकते हो। लेकिन अभी भी लूना के मन में कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी सोच रहा था, सभी प्रोफेसर मिलकर मुझे ये यूनिवर्सिटी से निकालना चाहते थे, लेकिन डेकुलिन, मैं जिस डेकुलिन को जानता हूँ वो मेरा सपोर्ट कभी नहीं करेगा, तो फिर क्यों। और बाकी ऊपर जितने भी प्रोफेसर बैठे हुए थे वो निकलने लगते हैं मीटिंग रूम से। और जाते जाते भी सपोर्ट क्लास का प्रोफेसर कह रहा था, आज एक्सपेक्टेड सीनियर प्रोफेसर डेकुलिन, आप इस मामले को तुरंत ही खत्म कर दिए और किसी भी स्टूडेंट को चोट भी नहीं आया। लेकिन डेकुलिन वहां से जा रहा था तभी लूना डेकुलिन को पीछे से बुलाती है, कहती है, एक्सक्यूज मी, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं पूछना चाहती हूँ। लूना ये जानना चाहती थी, क्या उसे मेरा फैमिली के बारे में अभी तक पता है? क्या डेकुलिन जानता है मेरा फादर कौन है और मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ? क्या ये भी वो जानता है मेरा फादर पूरे उनके लाइफ डेकुलिन के अंडर में काम करते थे, लेकिन फिर भी वो डेकुलिन की वजह से मारे गए? क्या ये मैं कहने के बाद उसे मेरे बारे में और मेरे फादर के बारे में याद आ जाएगा? अगर क्या होगा उसे पता हो जाने के बाद वो अपने डिसीजन को चेंज कर दे और मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दे या फिर मेरे ऊपर टारगेट रखे। बट फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी वो मेरे फादर को याद रखा है। अगर ये इंसान मेरे फादर को याद नहीं रख सकता जिसकी वजह से मेरे फादर का मौत हुआ, तो फिर मैं कभी इसे माफ नहीं कर सकता। लेकिन डेकुलिन वहां पर कहता है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पोटेंशियल को वेस्ट मत करो बाकी स्टूडेंट को देखते हुए कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल का सही यूज करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वहां से निकल जाता है। और इस बात से लुना को पता चल चुका था कि उसे पता है मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में और मेरे फादर के बारे में। अगर उसे नहीं पता होता तो फिर वो कभी भी मेरा साइड नहीं लेता, जो कि उसके लिए कुछ भी नहीं लगता। वो मेरा हेल्प किया क्योंकि मेरा फादर उसके अंडर में काम करते थे। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के मुझे हेल्प किया क्योंकि उसे बुरा लग रहा है कि मेरे फादर उसके अंडर में मारे गए हैं। वो सिर्फ मेरे ऊपर दया दिखा रहा है। बट फिर भी मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है। ये पहली बार है बहुत समय के बाद कि मुझे इतना खुशी हो रही है। वो अभी तक वो इंसिडेंट को भूला नहीं है। जब तक वो मेरे फादर और मुझे नहीं भूलता तब तक सब ठीक है। एटलास अभी के लिए तो मैं ठीक हूँ। और तभी डेकुलिन को 2 स्टोर करेंसी पॉइंट भी मिल जाता है क्योंकि उसका मौत लूना के हाथों भी हो सकता था। बट यहाँ पर लूना डेकुलिन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है और उसका गुस्सा अभी के लिए ठंडा हो चुका है। फिर यूनिवर्सिटी में क्लास खत्म होने के बाद सेल्विया अपने फादर के साथ गाड़ी में जा रहा था और उसके फादर को सब कुछ बताती है कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ। और उसके बाद सुनने के बाद उसका फादर, जो कि फैमिली का हेड था, एक रैंक 3 का मैजिशियन है। फिर उसका फादर सेल्विया को बोलती है, बेटी देखो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है उस बच्चे के बारे में। मैं जानता हूँ लूना के पास टैलेंट है, लेकिन वो एक ऐसा बच्चा है जो कि अपने टाइम को मिस कर चुका है। अभी उसके पास कुछ नहीं है टैलेंट के सिवा। और सेल्विया भी मन में सोच रही थी, 10 साल पहले जब हमारा टैलेंट चेक हो रहा था एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम में, वो पहली बार था लूना के साथ मुलाकात होना। और हम दोनों के ये टेस्ट रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग निकला, जो कि आर्चमेक पोटेंशियल से जन्म हुए थे। और एक ही जगह में दोनों इतने बड़े बड़े टैलेंट को पाना बहुत ही मुश्किल है। और मैजिशियन का सबसे लास्ट स्टेज, सबसे हायर रैंक, इमोर्टैलिटी या फिर इटर्नल, वो एक ऐसे मैजिशियन होते हैं जिनको एम्पायर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम सीधे भाषा में उनको ट्रांसेंडेंट भी कह सकते हो। और जो लोग उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं उनको आर्चमेक कहा जाता है। यहाँ पर हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही आर्चमेक एक ही एरा में पाए गए थे। और एक आर्चमेक होना तुम्हारे कैटेगरी या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक ऐसा रूल है जो कि मैजिशियन रियलम में लिखा जाता है। और मैजिक टावर का चेयरमैन आल्डिन, वो भी इंटरनल रैंक के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी वजह से मेरा सपना रहा है एक आर्चमेक होने का। एक तरफ मैं, जो कि इलियड फैमिली का बेटी हूँ, और दूसरी तरफ लूना, वो एक ऐसे नोबल फैमिली से बिलोंग करता है जो कि एक ब्रांच फैमिली है। वो किसी मेन फैमिली से बिलोंग नहीं करता। और हम दोनों में से कौन फाइनल स्पॉट को पहुंचेगा वो हमेशा कम्पीट होता रहता है। मैं ये भी जानता हूँ मेरे फादर लूना के फादर को ऑलरेडी वार्निंग दे चुके हैं कि लूना को कभी एकेडमी में मत भेजना। इसलिए सिल्विया के पास एक एडवांटेज था उसका स्टेटस का। लेकिन ये सब कुछ सिल्विया के लिए करा गया था ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए और आगे जाके एक आर्चमेक बन सके। सिल्विया के लिए आर्चमेक बनना उसका ड्रीम और उसका ड्यूटी था। लेकिन जब उसे याद आता है लूना ने जो उसे कहा था, सिल्विया डरता है कहीं लूना सिल्विया को सरपास ना कर जाए। ये चीज सिल्विया को बहुत ही बुरा लग रहा था। बट अभी वो चीज को भुला के अपने मन को शांत कर रहा था। तभी उसके फादर बोलते हैं, बेटी देखो, तुम उस बच्चे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ डेकुलिन के प्रति केयरफुल रहना। जितना सिंपल दिखता है
उतना सिंपल है नहीं डेकुलिन। वो एक समय पहले जब बच्चा था वो एक जीनियस बोला जाता था। हाँ, अभी के लिए उसका स्टेटस थोड़ा कम हो चुका है, बट वो कभी भी अपने मेन स्पॉट को आ सकता है। और सिल्विया भी इसके बारे में जानती थी, क्योंकि जब वो ट्रैप बना रही थी जिससे लूना को फंसा सके, लेकिन उसका ट्रैप और उसका पूरी प्लान डेकुलिन को पता चल चुका था। उस टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ था और लूना मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया था, तब मैं उसके माना को एलिमिनेट कर दिया था। और ये करने के बाद मैं एक ट्रैप को सेट कर दिया, और ये ट्रैप सिर्फ उसी वक्त एक्टिवेट हो सकता है जब लूना का माना उसके करीब आएगा। अगर ये प्लान सक्सेसफुली हो जाता और बाकी स्टूडेंट को थोड़ा चोट लग जाता, तो फिर लूना को एक कड़ी से कड़ी सजा होती। लेकिन वहां पर अचानक से डेकुली ने आके मेरे सभी प्लान को देख लिया, और तो मैं पूरा प्लान बना चुकी थी आगे जाके मुझे क्या आंसर देना है और कौन से सवाल का क्या बोलना है लेक्चर हॉल में। लेकिन जब लेक्चर हॉल स्टार्ट हुआ, मुझे लगा था डेकुलिन मुझे पूछेगा ये सब तुमने क्यों किया, लेकिन उसके अलावा डेकुलिन मुझे पूछा कि तुम उसको क्यों रोक नहीं पाए, और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और उसे ही पता था ये सभी चीज मैंने जानबूझ के की। इससे पता लग रहा है डेकुलिन कितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, और ये बात सोच सोच कर अभी भी उसका पसीना आ चुका था। फिर कुछ दिन बाद डेकुलिन के मेंशन को दिखाते हैं, जहाँ पर डेकुलिन प्रिपेयर हो रहा था कहीं पर जाने के लिए। तभी कोई कहता है, सर डेकुलिन क्या आप प्रिपेयर हो चुके हैं? और डेकुलिन कहता है, मैं थोड़ी समय के अंदर आ रहा हूँ। फिर प्रिपेयर होके गाड़ी में बैठ के कहीं पर जाने लगता है, और गाड़ी में बैठे हुए सोच रहा था, जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मैं लूना के साइड लूंगा ये क्वेश्चन मीटिंग में, तो फिर मेरा डेथ चांस और भी लो हो जाएगा, और मुझे कुछ स्टोर करेंसी भी मिल चुका है। मैं ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। जब मेरा फर्स्ट लेक्चर के लिए गया था, तब मुझे एक स्टूडेंट से डेथ हो रहा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था ये कौन है। बट अभी पता चल चुका है, वो लूना था, जो कि वो स्पेल के बारे में भी पूछा था। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी चांस है, अगर मैं सिल्विया की साइड लूंगा तो भी मुझे प्रॉफिट दे सकता है, अगर नहीं लूंगा तो मेरे ऊपर उनके फैमिली की तरफ से डेंजर भी आ सकता है। बट उससे पहले मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरा जो खतरा है उसको मैं कैंसिल करूँ, उसके बाद जो खतरा आएगा उसके ऊपर देखा जाएगा। ये नोबेल सोसाइटी, मैं इस सोसाइटी से जितना हो सके दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी एक नोबेल हूँ, और इससे मैं ज्यादा देर के लिए दूर नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आएगा खतरे के साथ। अगर मैं उसको अच्छे से यूज करूँ तो फिर मेरा डेथ चांस कम होता रहेगा। और मुझे एटलास 5 स्टोर करेंसी चाहिए मेरे सिस्टम के स्टोर को एक्टिवेट करने के लिए। और अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर एक गैदरिंग है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए आएंगे, और वहाँ पर बहुत सारे जानी पहचानी चेहरे भी आए होंगे। कोई लोग मुझे मानना चाहते होंगे, या कोई लोग मेरे साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते होंगे। और वो गैदरिंग के पास पहुंच जाता है जहाँ पर होने वाला था, और गाड़ी से निकलकर उस प्लेस पर एंट्री कर देता है जहाँ पर बहुत सारे नोबेल लोग आए हुए थे, और सभी लोग वहाँ पर बातचीत कर रहे थे और मजे कर रहे थे। यहाँ पर कुछ हाई रैंक के नोबेल हाउस भी आए थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको डेकुलिन जानता भी था। फॉर एग्जाम्पल ये है लेम, जिसको डेकुलिन बहुत ही अच्छे से जानता है, और डेकुलिन सोचता है यहाँ पर आना इतना ही बुरा नहीं है। तभी डेकुलिन के पास एक पर्सन आता है और कहता है, आप तो प्रोफेसर डेकुलिन हो। और ये नाम सुनकर सभी का ध्यान डेकुलिन के ऊपर चला जाता है, क्योंकि नोबेल लोग के बच्चे मैजिक टावर में पढ़ने आते हैं, और वहाँ पर डेकुलिन एक सीनियर प्रोफेसर है। इसलिए सभी लोग डेकुलिन के पास आते हैं और कह रहे थे, हमारे बच्चे आपका क्लास लेता है, मैं आपके साथ बहुत ही लंबी टाइम से मुलाकात करना चाहता था। और ऐसे ही सभी लोग डेकुलिन के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते थे। बट इन सब के ऊपर डेकुलिन का कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इन सब के अंदर वो एक वर्ड सुनता है, गानेसा, जिस वर्ड को सुनने के बाद वो भी थोड़ी समय के लिए चौंक जाता है। और वहां पर एक नोबेला के डेकुलिन को कहता है, प्रोफेसर अगर ये पॉसिबल रहा तो फिर क्या हम दोनों एक साथ डिनर कर सकते हैं? लेकिन डेकुलिन उसे रोक देता है और कहता है वेट, और वहां से निकल जाता है। और सोच रहा था मैं डेफिनेटली गानेसा वर्ड को सुना हूँ, कोई तो बोल रहा था ये गानेसा एक एडवेंचर है, और वो लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी के लिए। इस पॉइंट पर अगर मेरे साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप रहा तो फिर इवेंट का मेरे लिए सबसे फायदेमंद चीज वही होगा। लेकिन है कहाँ पर वो? मैं डेफिनेटली उसके नाम को सुना हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक लेडी खड़ा हुआ था, जो कि घूर घूर के डेकुलिन को ही देखे जा रहा था। उसका ही नाम था एडवेंचर गानेसा। फिर डेकुलिन सोचता है वो जरूर से मेरे आसपास ही होगा, मुझे थोड़ा ध्यान से उसे ढूंढना पड़ेगा। और जब उसका नजर ऊपर जाता है, वो फाइनली उसे ढूंढ लेता है। वो लड़की गानेसा, रेड कलर लॉन्ग हेयर और रेड आईज, और एक एडवेंचर की तरह ड्रेस पहनना, ये पक्का वही है। मुझे जल्दी से उसके पास जाना पड़ेगा ताकि उसके साथ बातचीत हो पाए। लेकिन वो जाते वक्त उसे आगे से कोई मिल जाता है, जो ये कहता है ये तो प्रोफेसर डेकुलिन है, मुझे तो पता भी नहीं था आप यहाँ पर आ चुके हैं। और मन में डेकुलिन सोच रहा था क्या इसी वक्त ही इसको यहाँ पर आना था। और वो सामने पर्सन का नाम था इहेलेम। डेकुलिन भी कहता है, इहेलेम तुम्हें क्या चाहिए? और इहेलेम एक इंपीरियल कोर्ट मेग है, और ये एक मोनार्च 4th रैंक का मैजिशियन है। फिर वो आते हुए कहता है,
मेरा तो जीवन धन्य हो गया कि अभी तक सीनियर प्रोफेसर डेकुलिन मुझे जानते हैं। ये थोड़ा लंबा समय हो चुका है। और अभी आपका रिसर्च का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है? मैं रूड होना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं कुछ अजीब अफवाह को सुना हो जो कि आपके खिलाफ है। और डेकुलिन उसे पूछ लेता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? फिर सामने से इलेम कहता है ये ज्यादा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये सुना हूँ आपका रिसर्च 3 साल हो चुका है, अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन भी उठने लग चुका है आपके खिलाफ कि आप सच में प्रोफेसर होने के लायक भी हो या फिर नहीं। और भली भांति डेकुलिन को पता था ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एक समय पहले इलेम और डेकुलिन दोनों ही साथ में पढ़ते थे और बहुत ही क्लोज भी थे, लेकिन इलेम अपना सीनियर प्रोफेसर पोजीशन डेकुलिन से लूज करने के बाद उन दोनों के बीच में दरार आ चुका है। इसलिए तब से वो ओपनली मुझे हमेशा तंग करता रहता है। अगर मेरे जगह असली डेकुलिन होता तो फिर वो इसके जाल में आ जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा मीनिंगलेस आर्ग्यू उसके साथ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से गलत है, वो जो बोल रहा है वो सच बात भी है। लेकिन जब साइड में देखता है जहाँ पर गाने से खड़ा हुआ था, लेकिन अभी वो वहां पर नहीं था, वो चला जा चुका था। बट अभी भी इलेम डेकुलिन को कह रहा था तुम हमेशा अपने आप को हाई और माइटी समझते हो, लेकिन कोई भी वर्ल्ड में नहीं है जो कि तुम्हें लाइक करता है। बट इसके नॉनसेंस को सुनने की वजह डेकुलिन उसके पास जाता है और कहता है मेरे बात को ध्यान से सुनो इलेम, तुम तुम्हारे खुद के काम के ऊपर ध्यान दो, तुम एक पागल और बेहुदा इंसान हो। और ये कहने के बाद वहां से निकल जाता है। और पीछे से इलेम भी डेकुलिन को कह रहा था तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे कैसे इंसल्ट कर सकते हो और हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहुदा इंसान कहने की? बेहुदा इंसान तो पहले तुम हो। लेकिन अभी भी डेकुलिन उसे इग्नोर मार के गाने से ढूंढने के लिए जा रहा था। इस सोशल गैदरिंग में अगर उसके साथ वो एक कनेक्शन बना लेता है तो फिर आगे उसे बहुत ही मदद मिल जाएगा, क्योंकि टॉप एडवेंचर में उसका नाम भी आता है गानेसा का। और एपिसोड को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। ये एक नया सीरीज है और इसका स्टोरी प्लॉट बहुत ही अमेजिंग है। तो बताना कैसा लगा ये स्टोरी। अगर अच्छा लगा तो फिर इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके पहले जो मैं सीरीज चालू किया था उसमें ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ी समय के लिए उसे बंद किया हूँ। अगर उसमें रिक्वेस्ट आएगा तो फिर मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर इतने टाइम तक वीडियो देख चुके हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो पहले बेल आइकन को ऑन करके, तभी जाके तुम इसका नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हो। और अच्छा लगा तो लाइक करना। बाकी ये वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।